एक जना। लाइव हूं क्या मैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, जल्दी से कमेंट करें कि आप कैसे हैं, उसके बाद बताइए। उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अरे दीपक, तुम इस बैच में भी आ गए क्या? हैं दीपक? चलो, गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट करके बताएं आप सब लोग कैसे हैं, अच्छे हैं। उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विनय, अनुराग, भोला कुमार, दीपेश मंगल, रामाशंकर प्रजापति, नवीन कुमार के। एक बच्चा बोल रहा है यूट्यूब पे भी क्लास चलेगी क्या? नहीं, अब यूट्यूब पे क्लास नहीं चलेगी। ये सिर्फ 2 या 3 क्लासेस डेमो के रूप में हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दी हैं। अब सिर्फ पेड कोर्सेज में क्लास चलेगी बच्चा, ठीक है? चलो, बहुत अच्छा। और पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रहा है मामला? एकदम मस्त। चलो, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। मैं अच्छी हूँ मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा आप देख लेना, गले के साथ आप लोग एडजस्ट कर लेना, फटी हुई आवाज़ आ सकती है। मैम एनटीपीसी के पहले पक्का हो जाएगा। एनटीपीसी के पहले नहीं, एनटीपीसी से 15 दिन पहले हम आपका सिलेबस कवर कर देंगे, तुम चिंता नहीं करो। कैसे करना वो हम पे छोड़िए, आप तो बस पढ़ते जाइए। बस पहले ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर करा करो, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद कम वेटेज वाले। चलो, हो गया। मैम आपने कल क्लास ली, पता नहीं चला। बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है? शेड्यूल में लगी हुई थी क्लास, आप देखा करो। हम संडे को भी क्लास लेंगे आपकी कभी कभी, क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी कवर करना है ना, इसलिए। चलो, अब हम पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर रखा था ग्लैंड्स वाला चैप्टर। अब मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करवाऊंगी, सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि ग्लैंड्स वाले चैप्टर में हमने पैनक्रियाज स्टार्ट किया था, हमने अग्नाशय की शुरुआत की थी। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ बच्चों पहले वो क्लास देख लें। अगर नहीं भी देखी है तो आज से यहाँ से देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलो, अब सुनो मेरी बात। पीडीएफ सब डाल दिए हैं बच्चा, मैंने सारी की सारी पीडीएफ डाल चुकी हैं, तुम चिंता नहीं करो। A to Z सारी पीडीएफ डल चुकी हैं। चलो, अब सुनो मेरी बात। अब कमेंट सेक्शन को आप हटा दो एक बार। मैं कमेंट हटा रही हूँ, लास्ट के 10 मिनट में आपके सारे डाउट ले लूँगी। अगर कमेंट्स पढ़ाते जाऊँगी ना, कमेंट्स लेती रहूँगी, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी, कंटेंट ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन को अभी बंद कर दो, और 12:30 तक क्लास है ना, तो 12:20 पर कमेंट सेक्शन ऑन कर देना। चलिए, अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था हमें बहुत सारी ग्लैंड्स, हमें बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, और इन ग्रंथियों से रिलीज होने वाले हार्मोन से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। पैनक्रियाज हमने एक ग्लैंड स्टार्ट की थी। अब पैनक्रियाज से मैंने बताया था जूस भी बनता है, एंजाइम भी बनता है, एंड हार्मोन भी बनता है। और इन तीनों चीज को रिलीज करने वाली ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? हम मिक्स्ड ग्लैंड, हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया पैनक्रियाज की लोकेशन कहाँ होती है? मैम एब्डोमिनल वाले पार्ट में। एब्डोमिनल क्या होता है? जहां पर आपका चेस्ट खत्म होता है, स्टमक, पेट जहां से स्टार्ट होता है, उसको आप एब्डोमिनल बोलते हैं। उदर गुहा, हिंदी में उदर, उदर का मतलब होता है पेट, पेट, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया कि पैनक्रियाज में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? वैसे 4 होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम की 3 हैं, एक बाद में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? तो अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। फिर मैंने आपको साफ साफ शब्दों में पढ़ाया कल रात में कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? आप बताएंगे बीटा सेल। ऐसा कहा जाता है 1 से 1.25 मिलियन सिर्फ पैनक्रियाज में बीटा सेल्स ही होती हैं। अब इन तीनों से हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर हम बात करें बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। अब मैंने आपको इंसुलिन के बारे में 2 पॉइंट नोट करवाए थे। क्या? कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट। बेस्ट, जो बेस्ट है वही खोज कर सकते हैं, है ना? ऐसे याद कर लो। इंसुलिन की खोज इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इंसुलिन की खोज दोनों साइंटिस्ट ने की, उन दोनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसलिए। फिर मैंने बताया कि इंसुलिन के निर्माण में कौन सा मिनरल काम में आता है? मैम Zn। Zn बोले तो
जिंक काम में आता है। अब हम देखेंगे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या था, वर्क क्या था, इंसुलिन क्या काम करता है। तो वैसे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज का मैंने को डायबिटीज़ के बारे में बताना है, इसलिए मुझे ये फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा। तो देखो इंसुलिन क्या काम करता है मैम, हमारे बॉडी में ब्लड होता है, आप सब जाते हैं, हमारे शरीर में खून होता है, अप्रोक्स 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अब इस खून के अंदर एक शुगर होती है, एक शर्करा होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं। जितना भी आप खाना खाते हो, आप कुछ भी खा रहे हो, आप सैलेड खा रहे हो, आप मिठाई खा रहे हो, आप वेज खा रहे हो, आप नॉन वेज खा रहे हो, अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जाकर ये सब चीज़ें किस में बदल जाती हैं, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर, रुधिर वाली शर्करा, ब्लड शुगर। अब क्या होता है, जब हमारे बॉडी में, जब हम बाहर से कार्बोहाइड्रेट, शर्कराओं का सेवन ज़्यादा कर लेते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ज़्यादा शर्करा खाएंगे, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, तो ग्लूकोज जब एक्सेस है, कहाँ का ग्लूकोज बच्चों, ब्लड का, मैम ने साफ साफ लिखा है। तो इस एक्सेस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ये किसका काम होता है, ये इंसुलिन का काम होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, और ये हार्मोन क्या करता है, जो अधिक मात्रा में बनी हुई शर्करा है हमारे ब्लड में, उसको ग्लाइकोजन में बदलना। और ये ग्लाइकोजन में जब बदल जाता है, तो ये ग्लाइकोजन, आधा ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जाएगा, हमारे यकृत में जाएगा, और लीवर क्या कर लेगा, इसको स्टोर कर लेगा बच्चा, कि अभी तो मैं स्टोर कर लेता हूं, बाद में कभी हमारी सेल्स को जरूरत पड़ी तो मैं वापस भी कर दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है लेकिन ज्यादा है। और मैंने कहा है, लीवर जो हमारे बॉडी में, जो लीवर जिसको आप जिगर बोलते हैं, उसको हमारे बॉडी का स्टोर हाउस कहा जाता है। हर कोई भी चीज ज्यादा है, लीवर कहता मेरे पास आ जाओ, कोई भी चीज ज्यादा है, लीवर कहता मेरे पास आ जाओ। तो ये जब हमारे लीवर के अंदर जाता है, तो ये बन जाता है स्टोर फूड। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, संग्रहित खाना। बच्चों एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य के शरीर का संग्रहित खाना क्या होता है, स्टोर फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप क्या बताएंगे, ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। लेकिन बच्चों लीवर की भी एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है। लीवर ने ले लिया, एक मतलब मैक्सिमम ना 250 से 300 ग्राम स्टोर कर सकता है ये एक बारी में, इससे ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर सकता। फिर भी आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो अब क्या होता है, अब ये कार्बोहाइड्रेट एक टिश्यू में जाता है। कौन सा टिश्यू, एक उत्तक में जाता है। हमारे बॉडीज़ में ये टिश्यूज़ होते हैं, ये उत्तक होते हैं, और इन उत्तक का नाम होता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे वसीय उत्तक। वैसे तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इन टिश्यूज का मेन काम क्या होता है, ये जो टिश्यूज है ना, इनका मेन काम होता है फैट को स्टोर करना। फैट बोले तो वसा, तेल, घी, चीज, बटर, मक्खन, इन सब को स्टोर करना। लेकिन एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से टिश्यू में हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू। लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है हमारे बॉडी में, और वह ग्लाइकोजन की फॉर्म में इंसुलिन द्वारा बदल दिया जाता है, तो बच्चों जब लीवर भी इसको स्टोर करके थक जाता है, तो फिर भी आपके बॉडी में ग्लाइकोजन ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं कि वैसे तो मैं फैट को स्टोर करता हूं, मेरा काम तो वसा को संग्रहित करना है, लेकिन अब मैं क्या करूं, इमरजेंसी कंडीशंस हैं ये, तो तुम बाहर से ग्लूकोज ज़्यादा खाते जा रहे हो, तो फिर ये टिश्यूज़ के अंदर भी क्या स्टोर हो सकता है, आप बताओगे बच्चा, क्या स्टोर हो सकता है, आप बताओगे क्या, ग्लाइकोजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्या एडिपोज टिश्यू ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं, आप बताओगे यस। लेकिन मेन काम क्या होता है, किसको स्टोर करना, फैट को। तो बच्चों इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला, ग्लाइकोजन लीवर में गया, बचा हुआ एडिपोज टिश्यू में चला गया। अब आपके बॉडी में
और ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है। और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कहाँ का ग्लूकोज? अगेन खून का। तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। तो आप क्या बताएंगे? ये एक कंडीशन होती है, ये एक अवस्था होती है जहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। बच्चों ये बिल्कुल लाइव क्लास है। कोई बच्चा कमेंट कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि लाइव क्लास नहीं है, मैं आज की तारीख लिख दूं क्या? आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा। 11:14 हो रखी हैं और तारीख आज कितनी है? 14 है कि 13 है? 14 है, हाँ। तो 14 सितंबर है और ये आपका 11:14 हो रखी है। तो ऐसा मत सोचना कि कोई रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। मैंने कमेंट सेक्शन इसलिए सेपरेट कर दिया है क्योंकि एग्जाम आपके सर पर हैं और हमें सिलेबस जल्दी खत्म करवाना है। तो आप लोगों से मैं अगर इंटरेक्शन करती रहूंगी, कमेंट्स देखती रहूंगी, डाउट आ रहे हैं नोट कर लो, डाउट क्लास लूंगी, चिंता नहीं करो, डाउट क्लास लूंगी मैं आपकी, ठीक है। चलो, तो बच्चों जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो इसको क्या कह देते हैं? हम हाइपरग्लाइसेमिया कह देते हैं। अब मेरी बात नेक्स्ट सुनो, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की क्या हो जाए? कमी। जब इंसुलिन कम होगा तो क्या नहीं होगा बच्चों? जो एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज है वो किस में नहीं जाएगा? ग्लाइकोजन में नहीं जाएगा। तो बच्चों जब इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती हैं। ब्लड शुगर का मतलब क्या है? किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा या शर्कराओं की मात्रा अधिक हो जाएगी। और जब शुगर की मात्रा अधिक होती है तो हमें एक रोग होता है, एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मधुमेह रोग। मधुमेह रोग। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? आप क्या बताएंगे? इंसुलिन। इंसुलिन किसने बनाया? पैनक्रियाज ने। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर हमारा पैनक्रियाज खराब हो जाएगा तो क्या नहीं बनेगा? इंसुलिन। और क्या हो जाएगा? हमें डायबिटीज हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पैनक्रियाज को रिमूव कर दिया जाए किसी के शरीर से, अग्नाशय को निकाल दें या उसका अग्नाशय खराब हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है? डायबिटीज का। अब डायबिटीज जो होती है वो दो टाइप की होती है, डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2। तो एक साइड लिखो टाइप 1 और एक साइड लिखो टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। अब जो टाइप 1 होती है वो बच्चों छोटी उम्र में होती है। छोटी उम्र का मतलब है बच्चों में। आजकल आपने सुना है 6 साल के बच्चे में हो रही है डायबिटीज़, 7 साल के बच्चे में हो रही है, 12 साल के बच्चे में डायबिटीज़ हो रही है। तो इस बीमारी को कहा जाता है, टाइप 1 वाली को कहा जाता है जुवेनाइल डायबिटीज़। हिंदी में कुछ नाम नहीं है इसका, आप नोट कर लेना, जुवेनाइल डायबिटीज़। ये कब होती है? देखो बच्चों, इन बच्चों के अंदर छोटी उम्र में ही हो जाती है ये, और ये बीमारी ख़त्म भी नहीं होती है। जो टाइप 1 है वो ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी तो ये जेनेटिक्स भी होता है। जेनेटिक्स का मतलब समझते हैं? आनुवांशिकी। पिछले आपके किसी जनरेशन में रही होगी, मम्मी में, पापा में या किसी में रही होगी, तो उसके बच्चों में भी आ जाती है। और ये वाला कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इधर वाला टाइप 2 को आप कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयों से कम कर सकते हैं, या उसको अपने लाइफ साइकिल को इंक्रीज, अपने जीवन चक्र को, अपने दैनिक दिनचर्या है उसमें चेंज लाकर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 ख़त्म नहीं हो सकता। ये कब होता है बच्चों? तो मेरी बात सुनो, या तो होगा ये जेनेटिकली का मतलब है आनुवांशिक तौर पे, मतलब या तो आपके किसी खानदान में पहले किसी को रही होगी, या बच्चों ये वाला जो डायबिटीज़ है ये डिपेंड करता है बच्चे के इम्यून सिस्टम पर। बच्चे के इम्यून सिस्टम पर, और इम्यून सिस्टम का मतलब समझते हैं? प्रतिरक्षी तंत्र। हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता भी है और बीमारी कर भी देता है। दोनों पॉइंट ध्यान से सुनना। हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाने का काम भी करता है, और कभी कभी तो वो इतना एक्टिव हो जाता है कि वो हमारे बॉडी में ही अंदर डिजीज करने लग जाता है। तो बच्चों का इम्यून सिस्टम जो होता है वो इम्यून सिस्टम
पैनक्रियाज पे अटैक करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब नहीं जानना है आपको। बच्चे के अग्नाशय के ऊपर अटैक करता है, मतलब इस यहाँ पर इम्यून सिस्टम में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह बनी हुई हैं। वो एंटीबॉडीज़ अचानक से तो नहीं कह सकते, या तो कोई जेनेटिकली उनमें चेंज आया है, या वो एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा बन गई हैं, या इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून सिस्टम ऑन हो गया है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस बच्चे की पैनक्रियाज के ऊपर अटैक करता है, और पैनक्रियाज के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो उसका पैनक्रियाज हो जाता है डैमेज, उसका पैनक्रियाज हो जाता है खराब। और जैसे ही पैनक्रियाज डैमेज होता है तो ऐसे बच्चों में किसकी कमी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी। और जब इस बच्चे में इंसुलिन की कमी होगी तो इस बच्चे के बॉडी के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और ब्लड शुगर ज़्यादा होते ही क्या हो जाएगा, उसे डायबिटीज़ हो जाएगा। ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा होते ही बच्चों इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ का नाम दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी डायबिटीज़ है जिसमें बच्चे का पैनक्रियाज खराब हो जाता है और या पैनक्रियाज नष्ट होने लग जाता है, तो आप क्या बताएंगे, वो जुवेनाइल डायबिटीज़ है। यहाँ पर पैनक्रियाज खराब होएगा, पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा, इस बच्चे के अंदर शुगर की मात्रा अधिक होने लग जाएगी और इसे डायबिटीज़ हो जाएगा। इसी को जुवेनाइल डायबिटीज़ का नाम दिया जाता है। फिर क्या होगा, इस बच्चे को लगेंगे इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन लगेंगे और इंजेक्शंस के थ्रू इंसुलिन दिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। बाहर से इसे इंजेक्शन लगेगा इस बच्चे को, और किसका इंजेक्शन, तो इंसुलिन का। फिर ये इंसुलिन क्या करेगा, इस बच्चे के अंदर जो ब्लड शुगर ज़्यादा है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। मेनली बच्चों में होता है, लेकिन 20, 25, 30 साल की उम्र में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मैंने कहा है बच्चों में ज़्यादा तौर पे पाया जाता है आजकल। अब आते हैं टाइप 2 वाले डायबिटीज़ पर। जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो डायबिटीज़ है ना, ये डिपेंड करता है टाइप 2 वाला। अच्छा, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ हम टाइप 2 लिख देते हैं। दूसरी तरफ लिखेंगे आप टाइप 2 वाला। तो टाइप 2 वाले डायबिटीज़ में क्या होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ साइकिल पर। आपकी लाइफ साइकिल का मतलब है कि आपका जो दैनिक चक्र है, आप एक दिन में कैसे रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, आपकी डाइट पे डिपेंड करेगा। आप डाइट में क्या चीज़ें लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिठाई ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, ना वो जॉगिंग करते हैं, ना वो रनिंग करते हैं, बस कार्बोहाइड्रेट्स खाते जाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब खाते जाते हैं और इनके बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ता जाता है और एक टाइम के बाद उनको शुगर की शिकायत हो जाती है, उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये टाइप 2 वाला है, ये आपका एक दिन में कितनी डाइट है, आप कैसी डाइट खा रहे हैं, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये वाला जो टाइप 2 वाला डायबिटीज़ है, उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बाहर से शुगर कम लो, फीकी चाय पियो और दूध भी फीका पियो, या आप चीनी आपको टच भी नहीं करनी है, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है, फ्रूट्स कम लेनी है, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा लेना है आपको। ये सब काम करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा भी रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करें, आप जिम जाएं या योगा करें, या आप रनिंग करें या आप जॉगिंग करें, ये सब आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब फ्रूट्स खा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और आपके बॉडी में शुगर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो इस वाले को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपकी डाइट के हिसाब से होता है ये वाला, ये आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये है तो इसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है। ये जेनेटिक्स तरीके से भी आ सकता है, आनुवांशिक तौर पे भी आ सकता है, और इसमें इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। इसमें इंसुलिन बनता है, लेकिन आप बाहर से डाइट ज़्यादा खा रहे हैं तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो रही है। तो बाहर वाली डाइट को कम कर लो, आप प्रोटीन ज़्यादा ले लो डाइट में, फैट ज़्यादा ले लो, कार्बोहाइड्रेट कम कर दो जब आपके बॉडी में है या
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तो, ठीक है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे मैम कितनी मात्रा होती है शुगर की, मतलब कितना आना चाहिए शुगर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि कितना अधिक होगा तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। हमें पता तो होना चाहिए कि शुगर की मात्रा कितनी आ रही है। आपने कभी चेक करवाया है अपना? तो देखो शुगर को हम दो तरीके से चेक करते हैं। एक करते हैं बिफोर मील, बिफोर मील का मतलब है खाना खाने से पहले, या डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं फास्टिंग। डॉक्टर बोलता है आपका शुगर चेक करना है तो आप खाना नहीं खाइएगा, हमें खाना खाने से पहले भी शुगर चेक करना है कि आपके बॉडी में जो ऑलरेडी ग्लूकोज है उसका लेवल क्या आ रहा है। खाना खाने के बाद मतलब खाने में आपने कितनी कार्बोहाइड्रेट खाई हैं उसके बाद कितना आ रहा है। तो अगर बिफोर मील की बात करें तो वो आना चाहिए 70 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, मिलीग्राम पर डीएल, डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है यहाँ पे, डेसीलीटर ऑफ ब्लड। कहने का मतलब हो गया कि 1 डेसीलीटर ब्लड में 70 से 80 मिलीग्राम आना चाहिए। अगर आपका शुगर का लेवल आ रहा है 70 to 80, कब? खाना खाने से पहले इतना आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है, मान लो आपका खाना खाने से पहले 100-120 आ गया तो आपको शुगर है, ठीक है। अब आफ्टर मील, आफ्टर मील का मतलब है खाना खाने के बाद कितना आना चाहिए, कि आपने जो खाने में कार्बोहाइड्रेट ली हैं उसके बाद कितना आना चाहिए। तो 180 के अप्रोक्स 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, मतलब खाना खाने के बाद 170, 180, 185 आना चाहिए। लेकिन खाना खाने के बाद आप में आ रहा है 200, 240, 250, आपको शुगर है, आपको शुगर की शिकायत है। तो याद रखिएगा ये खाना खाने से पहले 70-80 आना चाहिए, खाना खाने के बाद अप्रोक्स 180 के लमसम घूमना चाहिए आपका, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बता दोगे? तो ये बात आप नोट कर लेना इस चीज़ को अच्छे से। तो डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 वाली जेनेटिक्स भी हो सकती है और वो मेनली बच्चों में देखी जाती है, उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। टाइप 2 वाली आपकी दैनिक चक्र पे डिपेंड करती है। दैनिक चक्र का मतलब है आपकी डाइट कैसी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं आप, और आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप जंक फूड कितना खा रहे हैं या आप मीठी चीज़ें कितनी खा रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इंसुलिन का आपको समझ में आ गया। बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन हमारा खत्म। अब हम चलेंगे अल्फा सेल। अब लिखेंगे हम अल्फा कोशिका। भाई 3 कोशिका बताई ना मैम ने, अल्फा बीटा डेल्टा, तो बीटा खत्म क्योंकि बीटा से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन सारा पढ़ा दिया हमने। अब चलेंगे हम अल्फा सेल। अब जब हम अल्फा सेल की बात करेंगे तो अल्फा सेल जो हार्मोन रिलीज करती हैं उसको बोलते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। सबसे पहले तो इसका नाम लिखो, ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा सेल क्या रिलीज करती हैं? ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बातें सुनना, जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या बोला मैम ने? जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन। मैम क्या मीनिंग है इस बात का? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतनी बात जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनो। हम एक दिन में इतने सारे काम करते हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, तो दिमाग के अंदर जो ऊर्जा है उसको खर्च कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अपना दिमाग खर्च कर रही हूँ, मतलब मैं अपने बॉडी की एनर्जी खर्च कर रही हूँ, ऊर्जा खर्च कर रही हूँ। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होती है। और हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी। हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, और जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब बच्चों ये एटीपी बनता कैसे है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। जब ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कहाँ से आया? जितनी भी सारी चीज़ें हम खाते हैं वो सब अल्टीमेटली हमारे बॉडी में ग्लूकोज में ही बदल जाती हैं। हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया, इस ग्लूकोज को तोड़ती है ऑक्सीजन। मैंने सांस ली, एयर लिया, एयर में ऑक्सीजन भी है, 21% में ऑक्सीजन होता है, समझ रहे हैं? और वो ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन गया,
मेरे एक एक सेल के पास, और मेरी सेल के पास ग्लूकोज था, और जैसे ही ऑक्सीजन गया ग्लूकोज के पास, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होगा, और ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, और तोड़ने से यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एटीपी, और एटीपी का मतलब क्या है? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा को काम में लेकर हम एक दिन में जितने भी काम करते हैं वो सारे हमारे ऑर्गन्स इस ऊर्जा को काम में लेंगे। जैसे हमारा हार्ट है, वो क्या करता है? वो ब्लड को पंप करता है। जानते हैं ना ये बात आप कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, और पंप करके हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसफर कर देता है। तो पंप करना एक कार्य है, एक काम है, और काम करने के लिए हार्ट को भी क्या चाहिए होगी? ऊर्जा चाहिए होगी। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो इस एटीपी को काम में लेंगे, और क्या होगा बच्चों? हमारे ऑर्गन्स, हमारा सिस्टम, हमारा बॉडी काम करता रहता है। अब आप देखते होंगे जब आप फास्ट करते हैं नवरात्रों के टाइम पर, आप बाहर से खाना नहीं खाते। जब खाना नहीं खाते आपके बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? ग्लूकोज की। तो आपके शरीर में क्या? एनर्जी की कमी हो जाती है। ठीक है, अब मेरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ग्लूकागोन हार्मोन वही काम करता है उस इंसुलिन का जस्ट अपोजिट काम करता है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। अब सुनो बच्चों, इंसुलिन ने क्या काम करा था? प्रीवियस स्लाइड में आओ। इंसुलिन ने किया था, मैम ऐसे लिख दूं? सीधा अगली स्लाइड पे लिख देती हूँ। चलो मैं, ओफो कहाँ चला गया? चलो मैं वापस लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। तो आप लिखोगे अल्फा सेल, और अल्फा सेल से क्या निकला? ग्लूकागोन हार्मोन निकला। अब बच्चों सबसे पहले तो इस ग्लूकागोन हार्मोन की खोज लिख लो, किसने की थी? दो साइंटिस्ट जुड़े थे, किम्बॉल एंड मुरलीन। किम्बॉल एंड मुरलीन। अब मुरलीन, मुरलीधर नहीं है ये मुरलीन है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हार्मोन क्या काम करेगा। जो काम किसने किया? इंसुलिन ने। पहले मैं यहां पर इंसुलिन का लिख रही हूं, यहां स्टार करके। इंसुलिन ने क्या किया था? ग्लूकोज को किस में बदला था बच्चों? ग्लाइकोजन में बदला था। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन स्टोर हो गया था कहां कहां पर? लीवर में हो गया था, और दूसरा किसके अंदर हो गया था? मैम हमारे एडिपोज टिश्यू में हो गया था। किस में? एडिपोज टिश्यू में। लेकिन अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना आप, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर हो रहा था? फैट। लेकिन यहाँ पर हमने जबरदस्ती किसको स्टोर करवा दिया? कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को। अब ये काम किसने किया? इंसुलिन ने। अब क्या हुआ बच्चों? आपके बॉडी में कमी हुई किसकी? ग्लूकोज की। मान लो आप बाहर से खाना नहीं खा रहे हैं, नवरात्रों में आप 9 दिन खाना नहीं खाते हैं, फिर भी आप नहीं मरते। आप 1 महीना खाना ना खाओ, फिर भी नहीं मरोगे आप। क्यों नहीं मरोगे? आज आपको इसका आंसर मिलेगा। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि बच्चा आपके बॉडी में ग्लाइकोजन है, ठीक है, और आपके बॉडी में हार्मोन है। तो अब क्या होगा? और एनर्जी किसके टूटने से मिलती है? ग्लूकोज के टूटने से। तो आप बाहर से जब खाना नहीं खा रहे हैं तो बाहर से ग्लूकोज नहीं आ रहा है हमारे बॉडी में, तो हमारी सेल्स चिल्लाएंगी हमें ग्लूकोज चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। बेचारी सेल्स बोलेंगी, हमारे ऑर्गन्स बोलेंगे भाई हमें काम करना है। आपका हार्ट बोलेगा मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे ब्लड को पंप करना है, तो मुझे ऊर्जा दो। और ऊर्जा किसके टूटने से मिलेगी? ग्लूकोज के टूटने से। लेकिन आप तो फास्ट कर रखे हैं, आपने तो माता रानी का फास्ट किया है। अब आप, कोई इंसान रोजे करता होगा, रोजों में देखो 1 महीने इंसान भूखा रहता है फिर भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपकी सेल्स बोलेंगे हमें ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज बाहर से आप खा नहीं सकते, तो क्या होगा कि आपके बॉडी में हार्मोन निकलेगा। कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन। और ये क्या करेगा? ये बोलेगा लीवर और एडिपोज टिश्यू को कि सुनो, तुम लोगों के पास जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो मुझे दो, वो मुझे दो। और फिर क्या करेगा? आपका ग्लूकागोन हार्मोन इन दोनों के पास जो स्टोर था, क्या? ग्लाइकोजन, उसको बदल देगा किस में? ग्लूकोज में। कौन से हार्मोन ने किया ये काम? ग्लूकागोन हार्मोन ने किया। और इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, टूटेगा, यहाँ से एटीपी निकलेगी, ऊर्जा बनेगी। और इसी ऊर्जा को काम में लेकर आपके बॉडी ऑर्गन्स काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपके लीवर और एडिपोज टिश्यू के पास बिल्कुल भी ग्लाइकोजन नहीं मिलेगा, बाहर से भी खाना नहीं खा रहे हो, तब तो मरना है ही ना। तब तो हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना
बंद कर देंगे। तो बच्चों बताओ, इसने क्या किया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला। इसने क्या किया? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदला। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो हार्मोन है वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं निकलता है, क्योंकि नॉर्मली तो आप खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है, तो हमें इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना ही नहीं है। इस हार्मोन को कहा जाता है फास्टिंग हार्मोन। फास्टिंग का मतलब है जब आप व्रत वगैरह करते हैं, है ना, फास्टिंग हार्मोन मतलब आपने व्रत कर रखा है या आपका ब्रेकअप हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई तो आपने 5 दिन खाना नहीं खाया, तब ये निकलता है बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्रत में कौन सा हार्मोन, फास्टिंग के टाइम पर कौन सा हार्मोन निकलता है, कहने का मतलब है जब आप बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं तब कौन सा निकलता है? ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ओके, समझ में आ गया कि ग्लूकागॉन क्या काम करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। अब बच्चों बताओ, जो इंसुलिन ने काम किया उसका जस्ट अपोजिट किसने किया है? ग्लूकागॉन हार्मोन ने। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए? काउंटर एक्ट हार्मोन कहलाए। ये एक दूसरे के अपोजिट हार्मोन कहलाए, एक दूसरे के विपरीत हार्मोन कहलाए। कहने का मतलब एक ने जो काम किया उसका जस्ट अपोजिट दूसरे ने काम किया, तो ये दोनों काउंटर एक्ट हार्मोन कहलाते हैं। एक कल की क्लास में पढ़ाया था, कौन कौन सा? कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरोक्सी हार्मोन, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब तीसरा चलते हैं। अब तीसरा चलते हैं कौन सा? डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका। और डेल्टा कोशिका जो हार्मोन रिलीज करती हैं उसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। नाम लिख लेना, इसके ज़्यादा कोई काम नहीं होते हैं, एक ही काम करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। क्या काम करता है? सुन लीजिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि BMR होता है हमारे बॉडी में, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। किसी को नहीं समझ में आए प्रीवियस क्लास देखो, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। और मैंने बताया था हमारी जो सेल्स हैं उनके ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, जो रेट होती है, उसको हम BMR बोलते हैं। तो इस हार्मोन का भी काम होता है टू रेगुलेट BMR रेट। ये हार्मोन भी BMR पर संतुलन बनाकर रखने का काम करता है। ये हार्मोन भी BMR को रेगुलेट करने का काम करता है कि भाई कौन सी सेल के पास कितना ऑक्सीजन जाएगा, कौन सी सेल कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगी। भाई जब ऑक्सीजन जाएगा तभी तो ग्लूकोज टूटेगा, है ना। तो ये भी किससे रिलेटेड हुआ? एनर्जी बनाने से ही रिलेटेड हुआ, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करेंगी हमारी सेल्स तो ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं। जब ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं तो ऊर्जा बनेगा ही नहीं। तो ये हार्मोन भी क्या काम करता है? हमारे बॉडी में ऊर्जा बनाने में सहायक होता है। तो ये BMR को रेगुलेट करने का काम करता है, तो ये भी नोट कर लेना। अच्छा, BMR पर एक कौन सा हार्मोन बताया था कल? तो BMR पर एक तो सोमैटोस्टैटिन काम करता है और दूसरा थायराइड भी काम करता है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं वो भी इस पर काम करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना कि थायरोक्सिन और सोमैटोस्टैटिन दोनों ही BMR पे काम करते हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पूछेंगे BMI यहाँ नहीं पढ़ाती मैं, बाद में पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो ये तीनों हार्मोन नोट कर लेना, आपका पेनक्रियास खत्म हो जाएगा। इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन। बीटा सेल सबसे ज़्यादा होती हैं और बीटा ही इंसुलिन बनाती हैं, और इंसुलिन की कमी से ही हमें क्या होता है बच्चों? डायबिटीज़ होता है। ये बात आप नोट कर लेना। इतनी बात आप नोट कर लेंगे, फिर मैं अगली ग्लैंड पे चलूँ, अगली ग्रंथि पढ़ाऊँ आपको यहाँ पर। चलिए, तो ये आपको इतना नोट हो गया होगा। तो हमारी 3 ग्लैंड कंप्लीट हो गई हैं। पहली हमने पढ़ाई थायराइड, दूसरी हमने पढ़ाई पैराथायराइड और तीसरी हमने पढ़ाई पैनक्रियास अग्नाशय। अब हम चौथी पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। तो 4 नंबर पे लिखिए थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि जो एक ही हार्मोन बनाती हैं सिर्फ। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, डोंट वरी, है ना। 3 क्लास तो लगती हैं इसको ख़त्म करने में, 3 क्लास तो लगेंगी ही लगेंगी। थाइमस ग्लैंड जिसको थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, सबसे पहला ये कहाँ पाई जाती है? ये होती है चेस्ट में।
हमारी चेस्ट में। चेस्ट में कहाँ होती है? जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट जो होता है वो आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो नियर बाय हार्ट, हृदय के पास होती है, नियर बाय हार्ट लिख देना। हमारा जो हार्ट, हमारा जो हृदय होता है उसके पास में होती है, चेस्ट कैविटी में होती है। ओके बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया। अब बच्चों ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है। जैसे जैसे आपकी उम्र के साथ कम होगा, घटेगा, ठीक है, घटता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज होने लग जाता है। कब? आफ्टर 26 ईयर, ऐसा कहा जाता है 26 साल के बाद इसका साइज कम 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 होते जाता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं ना उसमें इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें इसका आकार छोटा हो जाता है। अब कैसे होता है? सबसे बड़ा कब होता है? तो मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, आप इसको ऐसे समझ लेना। ये उम्र है आपकी 0 से 5 साल। 5 साल के बाद ये बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो उम्र है वो है 15 से 25 साल वाली। 15 से 25 साल के हैं आप, 25-26 साल के हैं, तो इसका साइज सबसे बड़ा रहता है। आफ्टर 26 ईयर धीरे 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 ये उम्र बना देना 50 से 55 साल। ऐसा कहा जाता है 55-60 साल के बाद बहुत छोटी हो जाती है ये, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जब आप जवानी में होते हैं, है ना, ये जवानी तो है, जवानी में आपको सर्दी बुखार जुकाम होता है तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं? अरे तू तो जवान है बेटा, तेरे को क्या 3 दिन में जुकाम ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको दवाइयाँ खानी ही खानी पड़ेंगी, क्योंकि आपके अंदर थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा हो चुका है। अभी हम समझाते हैं ये ग्लैंड क्या करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है? सिर्फ एक ही है, थाइमस ग्लैंड। कहाँ होती है? हमारी चेस्ट में। अब बात करते हैं बच्चों कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये ग्लैंड। तो इसके द्वारा एक हार्मोन बनाया जाता है जिस हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। इसका नाम लिखो। एक ही हार्मोन रिलीज करेगी, सिर्फ एक हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। अब ये थाइमोसिन क्या करता है? इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। अब ये थाइमोसिन क्या करता है उसको भूल जाओ और यहाँ पर आओ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, 1 मिनट में पानी पी लूँ फिर आपको बताती हूँ। देखो, देखो बच्चों, आपके बॉडी में ब्लड होता है, खून है, जानते हैं 5 से 6 लीटर खून होता है। खून में एक टाइप की सेल होती हैं, वैसे तो 3 टाइप की होती हैं, लेकिन हमारे काम की कौन सी हैं? एक होती है WBC, जिनको हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कोशिका या वाइट ब्लड सेल्स। और ये ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये ब्लड सेल्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। हमारे बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया, जब भी कोई वायरस, जब भी कोई इन्फेक्शन बाहर से आता है हमें बीमारी करने के लिए, तो हमारे बॉडी में जो WBC हैं वो उस इन्फेक्शन पे अटैक करती है और उसे मार देती है ताकि वो हमें बीमारी ना करे। अब बच्चों, इस WBC में एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। ध्यान से नोट करना, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट WBC का प्रकार है। और लिम्फोसाइट भी 2 होते हैं, एक होता है B, एक होता है T लिम्फोसाइट। BT, T का मतलब होता है यहाँ पर टारगेट सेल, मतलब जहाँ कोई टारगेट पार्ट है। मान लो मेरे फेफड़ों में कोई वायरस आया तो फेफड़ा इसका क्या हो जाएगा? टारगेट पार्ट हो जाएगा। और उसी फेफड़े के टारगेट पार्ट पे जहाँ पर वायरस है उसी पे जाकर ये उस वायरस पर अटैक करेगा, उस वायरस को मार देगा। मेरी बातें ध्यान से सुनने की कोशिश करना प्लीज़, है ना। एक एक चीज़ देखिए, मैंने बोला हमारे ब्लड में क्या होती हैं? एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। और इनमें भी एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, B and T लिम्फोसाइट। और ये B और T लिम्फोसाइट जो होती हैं वो टारगेट पार्ट पे जाकर अटैक करती हैं कोई भी इन्फेक्शन जो बाहर से आया है, कोई भी संक्रमण जो बाहर से आया है हमारे बीमारी करने। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, जीवाणु विषाणु
विषाणु, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होता है बच्चों, ये जो WBCs होती हैं ये बनती कहाँ हैं, मैं क्या बता रही हूँ ध्यान से सुनना। कहने का मतलब है कि ये ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड के अंदर ही तो क्या है, WBC, और WBC का टाइप ही क्या है, लिम्फोसाइट। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे बॉडी में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, या WBC कहाँ बनती है, या लिम्फोसाइट कहाँ बनती हैं, तो बच्चों वो बनती हैं बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है, एक हड्डी है, उस हड्डी के बीच में एक खोखली सी जगह है, हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जानते हैं ना आप, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। हमारी हड्डियों के अंदर बहुत सारा एक खाली जगह पड़ा है, एक खोखला पार्ट पड़ा है, और इसी खोखले पार्ट को हम बोन मैरो बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या बनता है, ब्लड। कहने का मतलब है इसी के अंदर लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो बच्चों अब मेरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये हार्मोन क्या काम करता है, इसका फंक्शन लिखना, इसका कार्य लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये लिम्फोसाइट जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, कौन कौन सी, बी और टी लिम्फोसाइट। ये बी और टी लिम्फोसाइट यहाँ बनती हैं, किसके अंदर, बोन मैरो में। सिर्फ बनी हैं ये, लेकिन बनने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगी ब्लड के थ्रू, और ये ब्लड घूमता 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 कौन सी ग्रंथि के पास आएगा, थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड के पास कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन। और ये बी और टी लिम्फोसाइट यहाँ आएंगी, और यहाँ आकर ये होती हैं मैच्योर। और मैच्योर का मतलब समझते हैं आप, मैच्योर का मतलब समझते हैं, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि गुरुकुल हुआ करते थे, या बोर्डिंग स्कूल्स, हॉस्टल्स। हम बच्चे का जन्म होता है उसके घर पे, लेकिन बाद में पुराने ज़माने में गुरुकुल में उसको हथियार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना उसे सिखाते थे। ठीक है, ऐसे ही कि कोई दुश्मन का अटैक हो जाए तो आपको तलवार चलानी आनी चाहिए, आपको बंदूक चलानी आनी चाहिए, सब। तो वो कहाँ सीखता था, गुरुकुल में सीखता था। तो ऐसे ही बच्चों ये बी और टी लिम्फोसाइट का घर क्या है, घर तो ये हुआ क्योंकि बनी तो यहाँ है, लेकिन ये मैच्योर होने के लिए किसके पास गई, थाइमोसिन हार्मोन के पास। और यहाँ से आई तो छोटी सी बच्ची थी ये बेचारी, लेकिन इसके पास आई, इसने इसे क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। बड़ा का मतलब इसे मैच्योर कर दिया। और अब मैच्योर होने के बाद ये क्या करेंगी, ये लड़ाई करेंगी। और लड़ाई किसके साथ, इन्फेक्शन के साथ। इनका दुश्मन कौन है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। अब संक्रमण तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, मान लो कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, कोई फंगस आया, तो जैसे ही हमारे बॉडी में आया ये इंतजार करती हैं बी और टी लिम्फोसाइट। इनको पता लगेगा ओ बैक्टीरिया आ गया, मेरा टारगेट ये है, आएंगे इस बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, इसे मार देंगे। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बी और टी लिम्फोसाइट होती हैं, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, तो वो दोनों बनती कहाँ हैं, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। लेकिन वो मैच्योर होने के लिए कहाँ जाती हैं, थाइमस ग्लैंड के पास। और ये हार्मोन बी और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कर देता है, और मैच्योर करने के बाद वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मुझे बताओ, थायराइड ग्लैंड थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले थाइमोसिन हार्मोन क्या हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है? आप बताओगे यस, इम्यूनिटी इंक्रीज करने में काम आता है। मतलब रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। और कैसे? तो बी और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करके उन्हें लड़ना सिखाता है, उन्हें मैच्योर कर देता है। तो ये ग्रंथि इम्यूनिटी इंक्रीज करने में सहायक होती है। इसीलिए बच्चों मैंने कहा कि इस ग्रंथि का आकार 25, 26 या 22, 23, जब आप जवानी में हैं तो आपको कोई बैक्टीरिया आया, वायरस आया मान लो, और आपको जुकाम हो गया, तो आपकी मम्मी या डॉक्टर क्या बोलते हैं, या आप भी क्या बोलते हैं, अरे 2-3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, मैं दवाई नहीं ले रहा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि आप में
थाइमस ग्लैंड बड़ी है, और बड़ी का मतलब थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा है, इसका मतलब बी और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कर रहा है, और बिना दवाई खाए जो काम दवाइयाँ करेंगी वही काम तो बी और टी लिम्फोसाइट करती हैं, तो ये कर देंगी। लेकिन बच्चों, जब इस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है, और छोटा कब होता है? बुढ़ापे में, ओल्ड एज में। तो जब बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों में इस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाएगा, और उन लोगों में थाइमोसिन बहुत कम बनता है। और जब थाइमोसिन कम बनेगा तो बच्चों, ये दोनों क्या मैच्योर हो पाएंगी? क्या ये लड़ पाएंगी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट? नहीं लड़ पाएंगी। और जब नहीं लड़ेंगी तो बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी कम होगी या ज़्यादा? कम होगी मैम। तो बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी लेवल क्या रहता है? लो रहता है। इसीलिए बुढ़ापे में जब आपको जुकाम खांसी होगी तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि बी और टी लिम्फोसाइट क्या नहीं हो पा रही हैं? मैच्योर नहीं हो पा रही हैं। तो इस ग्रंथि का आकार घटने से या थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा कम बनने पर आपका इम्यूनिटी लेवल क्या हो सकता है? लो। आपके बॉडी में इम्यूनिटी लेवल कम हो सकता है। तो ये थाइमस ग्लैंड थी। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 साल तक तो अगर आपको जुकाम है, 3-4 महीने में एक बार जुकाम हो रहा है तो अच्छी बात है, घबराए नहीं। 3-4 महीने में एक बार बुखार है तो दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बुखार और जुकाम आपको ये बता रहा है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसीलिए 3-4 महीने में एक बार जुकाम, एक बार खांसी, एक बार बुखार हो रहा है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि बच्चों, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। आपको जब जुकाम होगा, वायरस आएंगे तो क्या होगा? बी और टी लिम्फोसाइट उन पे अटैक करेंगी। जब अटैक करेंगी तो आपको पता लगेगा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। लड़ लड़ के इंसान क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है ना? जैसे आपके घर में नई नई शादी होती है लड़का और लड़की की, तो अरेंज मैरिज होती है तो पता नहीं लगता है। लड़की नई आती है, एक बार लड़ती है तो लड़का क्या सोचता है? हाय कितनी लड़ाकू है ये, तो 2 बार लड़ती है, 3 बार लड़ती है, फिर रोज का ही हो गया उसका, एक दिन में 5 बार लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो लड़का क्या करता है? अब इसका काम ही है, वो उसकी सुन के एकदम मैच्योर हो चुका होता है ना। एक कान से सुनता है, एक कान से निकालता है कि ये तो ऐसे ही करेगी, ये तो लड़ेगी ही लड़ेगी। वही बात है कि आपको अगर एक बार जुकाम खांसी हो रहा है तो घबराएं नहीं, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। हाँ, अगर वो बुखार जुकाम 4-5 दिन तक लगातार है, डेंगू है, मलेरिया है, अगर नॉर्मल जुकाम है तो, नॉर्मल बुखार है तो आपको कुछ दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बॉडी में है बी और टी लिम्फोसाइट, अपने आप फाइट कर लेंगी और इससे पता लगेगा आपका इम्यूनिटी लेवल कैसा है। अगर 4-5 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। आपको डेंगू, मलेरिया कुछ भी हो सकता है। लेकिन आजकल तो बहुत सेंसिटिव केस चल रहा है कोरोना के काल में, तो आजकल तो हल्का सा भी जुकाम होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, है ना। तो आजकल के केस में नहीं बोलूँगी मैं ऐसा, पता लगे तुम लोगों को जुकाम खांसी 1 महीने से है और तुम्हें कोरोना है और तुम बोलोगे काजल मैम ने बोला था जुकाम खांसी अच्छा होता है इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं गया और आपके फेफड़े में पूरा क्लोट बन गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये आपका थाइमस ग्लैंड कंप्लीट। 4 ग्रंथियाँ होगी, इससे ज़्यादा थाइमस से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको इतना ही याद रखना है। चलो नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों 5 नंबर पर, कौन सी? तो अब हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। अब इसके ग्रंथि के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा मेरी सांसें फूल रही हैं। हाँ जी, देखिए अब चलो एड्रीनल ग्लैंड, चलो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले कितनी होती हैं? 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब होता है 2,
कहाँ होती हैं? ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। हमारे गुर्दे होते हैं दो, यहाँ पर दोनों गुर्दे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। किडनी होती है ऐसे, एक किडनी ऐसे, दूसरी किडनी ऐसे होती है सोयाबीन जैसी, सोयाबीन खाते हैं आप उसके जैसी, और उस पर होती है ऐसे, एक एड्रीनल दूसरी एड्रीनल। तो इसकी लोकेशन लिख लेना, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। किडनीज के ऊपर होती हैं, दोनों किडनियों के ऊपर होती हैं दो। अब बच्चों होता क्या है, इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, देखना कैसे। इसको मैं वापस बना रही हूँ यहाँ पर, मान लो ये आपकी किडनी है और इस किडनी के ऊपर आपका ऐसे एड्रीनल ग्लैंड है ऐसे। ये दो भागों में बंटा हुआ होता है, एक भाग तो इसका ये हो गया, एक पार्ट तो इसका ये वाला हो गया, ये वाला जो मैम ने फिल कर दिया है ब्लू वाला, ये पार्ट हो गया, और एक ये अंदर वाला जो खाली पड़ा है। तो दो पार्ट में आपकी एड्रीनल ग्लैंड बंटी हुई होती है। इसको, ये जो आउटर वाला है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये है आपका आउटर पार्ट, और इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को बोलते हैं हिंदी में वल्कुट भाग, और ये बाहरी है बच्चों, ये आउटर है। और ये वाला जो है, ये अंदर वाला जो मैंने इस कलर का बनाया है, ये कहलाता है बच्चों क्या, आपका मेड्यूला। ये आपका कहलाता है क्या, मेड्यूला। तो इसको बना लेंगे आप क्या, मेड्यूला। तो ये आंतरिक है, और मेड्यूला को हिंदी में बोलते हैं पिंड भाग। पिंड, पिंड भाग। दो पार्ट है, तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों पार्ट अलग अलग हार्मोन बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे भाई? जब दो पार्ट है तो अलग अलग हार्मोन बनेंगे। तो हम देखते हैं पहले मेडुला पार्ट से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। फिर हम, चलो कॉर्टेक्स कर लो पहले, कॉर्टेक्स से देख लेते हैं कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी एक एक बातें, ये थोड़ी सी यहाँ पर नाम बहुत टफ से आने वाले हैं, लेकिन आपको कौन सा रिटर्न एग्ज़ाम देना है, आपको तो ऑप्शन देखने हैं, तो ऑप्शन से आप क्लिक कर दोगे। चलो पहले हम देखते हैं कॉर्टेक्स पार्ट से, जैसा आप बोले हम वैसा ही पढ़ा देंगे। कॉर्टेक्स से, तो कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट जिसको हम वल्कुट भाग बोलते हैं, और किडनी के ऊपर होती हैं ये ग्लैंड, याद रखिएगा। इससे हमें हमारे बॉडी में 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। ये चीज़ ध्यान से सुनना बच्चों मेरी, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके बाहरी भाग से कितने हार्मोन निकलते हैं, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, सीधा का सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। देखो इसको कहा जाता है बच्चों, इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। अब नाम जैसे भी हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, और इसी हार्मोन का एक नाम और भी होता है, इसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कॉर्टिसोल हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो कौन सी ग्रंथि लिखी है मैम ने ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड बनाती है। एड्रीनल ग्लैंड के आउटर पार्ट से सबसे पहला हार्मोन निकला, उसको ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, हिंदी में सेम नाम है, उसी का दूसरा नाम होता है कॉर्टिसोल, ये पहला हो गया। दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, दूसरा हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं हम मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स। कॉर्टिकोइड्स के आगे मिनरेलो लगा दो, सेम नाम हिंदी में है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स, ठीक है। चलो इसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। इस हार्मोन का जो दूसरा नाम होता है उसको कहा जाता है एल्डोस्टेरोन। इसको यहाँ पर ऐसे फिट कर दो, इसका दूसरा नाम लिखो एल्डोस्टेरोन। अब आपसे कोई पूछ ले कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन, एंड्रोजन तो सुना होगा आपने, एंड्रोजन जय आएगा, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन। ये 3 हार्मोन बने, कौन से भाग से, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कौन सा है, आउटर है या इनर,
आउटर। तो एड्रीनल ग्लैंड के आउटर पार्ट से 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जिसको हम कोर्टिसोल भी बोलते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स जिसको हम एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं, एंड एंड्रोजन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन निकलते हैं। अब बच्चों ये तीनों हार्मोन क्या काम करते हैं, इनके फंक्शंस देखना, और इनके जब फंक्शंस पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा सा आएगा आपको। इन तीनों के फंक्शंस पढ़ना, और फंक्शंस पढ़ोगे तो सबसे पहला ये देखो इसके क्या काम है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, नाम से ही क्लियर है, ग्लूको का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होती है, एक शुगर होती है बच्चों। तो आप याद रखेंगे कि ये हार्मोन हमारे बॉडी में शुगर रेगुलेशन का काम करते हैं। शुगर की मात्रा जब कम होती है तो उसे बढ़ा देते हैं ये हार्मोन, शुगर रेगुलेशन। और शुगर को हिंदी में लिखेंगे शर्करा पर संतुलन। भाई किसी टिश्यू के पास, किसी सेल के पास, किसी ऑर्गन के पास शुगर की कमी हो गई, शुगर का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज ही है। देखो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को किसने रेगुलेट किया था, इंसुलिन ने। मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। रुधिर के अंदर जो शुगर है, ब्लड, उसके ऊपर बैलेंस कौन करता है, इंसुलिन। लेकिन कौन सी सेल के पास, कौन से टिश्यू के पास कितनी शुगर की कमी है, उसको रेगुलेट कौन करेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो आप लिख लेना सेल्स एंड टिश्यूज के पास, मतलब कोशिकाओं और उत्तकों के पास ग्लूकोज को भेजने का कार्य करते हैं। किसी सेल के पास, मान लो यहाँ पर एक सेल है, इसके पास ग्लूकोज की कमी है, तो इस सेल के पास ग्लूकोज को कौन भेजेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, शुगर रेगुलेशन। दूसरा काम लिखो इसी का, स्ट्रेस रेगुलेशन। और स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, तनाव की मात्रा पर नियंत्रण करना। आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता है ना। जैसे आप मान लो आप 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया आपने, आप 12th में फ़ेल हो गए, तो फेल हो गए तो आपको बहुत, आप सोचते रहते हैं, आपके ब्रेन में वही चीज़ घूमती है कि मैं काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, है ना, काश मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता, उस टाइम मैं दोस्तों के साथ नहीं घूमता, मैं गर्लफ्रेंड से बातें नहीं करता, तो मैं पढ़ लिया होता। तो सोच सोच के आपको एंजाइटी होती है और आपको धीरे धीरे स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद 7-8 दिन के बाद मम्मी से डांट खा ली, पापा से डांट खा ली, मम्मी से तो चप्पलें भी खा ली, पापा से चांटा खा लिया फेल आने पर। लेकिन कितने दिन तक असर होता है, 7 दिन तक, 8 दिन तक। उसके बाद आप क्या होते हैं, दोस्त मिले, बाहर गए, दोस्त बोलते हैं अरे तेरा रिजल्ट क्या रहा, मैं तो फेल हो गया। तो दोस्त बोलता है मैं भी फेल हो गया। तुम लोग हंसना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल गायब हो जाता है। तो जो स्ट्रेस यहाँ था उसको वापस उसको डिक्रीज करने का काम किसने किया, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ने, कि किस बात का कितना स्ट्रेस होना है। और अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उसको धीरे धीरे वापस आपका कम करने का काम करता है ये, ठीक है। चलो अब ये दोनों काम किसके थे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के। अब हम देखेंगे मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का क्या काम होता है। मिनरल्स, और मिनरल्स का मतलब क्या होता है, खनिज लवण। कौन सा खनिज लवण, सोडियम क्लोराइड। यह है सोल्ट रेगुलेशन का काम करता है, नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। हमारे बॉडी में नमक कितना होना चाहिए और कौन सी सेल के पास कितना नमक होना चाहिए, ठीक है। आप कितना नमक खा रहे हैं बाहर से, आप जानते हैं नमक कम ज़्यादा होने से बीपी भी आपकी इम्बैलेंस हो जाती है, ब्लड प्रेशर आपका इम्बैलेंस हो जाता है, समझते हैं ये बात। तो सॉल्ट भी एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, नमक की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का कार्य करता है। चलो नेक्स्ट आता है एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये क्या करवाता है, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाता है, सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है लैंगिक लक्षण बनाना, मेल में मेल वाले और फीमेल में फीमेल वाले, ठीक है। जो मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है, मेल में मेल वाले, फीमेल में फीमेल वाले, ठीक है। मेलनेस देगा मेल में फीमेलनेस देगा, ठीक है बच्चों। तो ये बताओ कि इस हार्मोन ने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरा एक एक पॉइंट। आप कॉर्टेक्स पार्ट से 3 हार्मोन निकले, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स,
मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, एंड्राजन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ने शुगर रेगुलेशन का काम करा, स्ट्रेस रेगुलेशन का काम करा। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स ने सॉल्ट रेगुलेशन का काम करा एंड एंड्राजन हार्मोन ने सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाए, लैंगिक लक्षणों का विकास करवाया आपके शरीर में। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, एक एस, शुगर का एक एस, स्ट्रेस का 2 एस, सॉल्ट का 3 एस, सेक्सुअल कैरेक्टर का 4 एस। तो ये जो पार्ट है वो 4S पार्ट कहलाता है, 4S पर नियंत्रण करता है। इसीलिए इस ग्रंथि को मैंने लिखवाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि एड्रीनल ग्लैंड का एक नाम और भी होता है। और क्या नाम नोट करवाया था एड्रीनल ग्लैंड का, कि इसको 4S ग्लैंड बोलते हैं। और 4S का मतलब कभी एग्जाम में आ जाए तो क्या क्या करोगे, शुगर, स्ट्रेस, सॉल्ट, सेक्सुअल कैरेक्टर, एंड 4S को रेगुलेट करना। ठीक है, यहीं से कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं। इन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को, ये ग्रुप होता है, एक हार्मोन नहीं होता, ये बहुत सारे हार्मोन्स का ग्रुप होता है, इनको कोर्टिसोल बोलते हैं एक साथ मिलाकर। अब बताओ 4S का मीनिंग समझ में आया आपको? ठीक है, चलो ये कौन सा पार्ट था, ये तो बाहरी पार्ट था, देखो कॉर्टेक्स ब्लू कलर वाला था। अभी तो हमें अंदर वाला भी पढ़ना है, और अंदर वाला कौन सा होता है, मेड्यूला। अंदर वाला होता है मेड्यूला। तो नेक्स्ट पार्ट लिखो मेड्यूला। इसी ग्रंथि का दूसरा भाग, मेड्यूला को हिंदी में बोलते हैं पिंड। और मुझे बताओ मेड्यूला आउटर है या इनर? इनर भाग है, आंतरिक भाग है। और इससे निकलते हैं 2 हार्मोन, 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन सा, नाम लिखिएगा। पहले को बोलते हैं एड्रीनिलीन, एड्रीनिलीन। और इसी का एक नाम और भी होता है एपिनेफ्रीन। इसको हम एपिनेफ्रीन के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम नोट कर लेना, एपिनेफ्रीन। दूसरी साइड लिखो नोर एड्रीनिलीन, नॉन नहीं, नोर, NOR, नोर एड्रीनिलीन। ठीक है, हिंदी में नोर एड्रीनिलीन ही बोलेंगे। दूसरा नाम इसका होता है नोर एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन। तो एक तो हुआ एड्रीनिलीन, जिसी को हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रीन। दूसरा क्या हुआ, एड्रीनिलीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोर एड्रीनिलीन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इन्हीं दोनों हार्मोन को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति। आपके बॉडी में कुछ एमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, तभी ये हार्मोन रिलीज होते हैं। अब कौन कौन सी एमरजेंसी कंडीशंस? एमरजेंसी का मतलब क्या होता है, कभी कभी होने वाली, है ना, और बहुत ही डरावनी सिचुएशन, है ना। जैसे कोरोना हुआ था तो हमारे इंडिया में क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन एक तरीके का एमरजेंसी था, है ना। वैसे प्रॉपर एमरजेंसी नहीं था, वो तो इंदिरा गांधी के ज़माने में लगा था एमरजेंसी। आपातकालीन, आपके बॉडी में आपातकालीन स्थिति आ गई। कैसी आपातकालीन? देखो ये किस टाइप की एमरजेंसी, ये 3 टाइप की एमरजेंसी होती है। 3F होते हैं यहाँ पर। और कौन कौन सी? पहली है फियर, पहला F है फियर। फियर का मतलब क्या होता है, डर लगना। दूसरा है फाइट, फाइट का मतलब होता है आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, उस टाइम आपको डर लग रहा है। और तीसरा है फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है भाग जाना। फ्लाइट का मतलब वो नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, भाग जाना, ठीक है, उड़ जाना, मतलब उस जगह से हट जाना। तो ये हार्मोन जब आपको बेसिकली डर लगता है ना, तब रिलीज होते हैं। और इसको 3F ग्लैंड बोलते हैं, 3F ग्रंथि, क्योंकि ये 3F को कंट्रोल करती है। 3F का मतलब है फियर, फियर का मतलब डर लगना। जब आपको डर लग रहा है तो आपके बॉडी में ये एमरजेंसी हार्मोन निकलेंगे, ये आपको डर लगवाएगा, ये डर का सामना करवाएगा, ठीक है। फाइट, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको एक चांटा मारा, ठीक है, मैंने चांटा मार तो दिया, है ना,
लेकिन चांटा मारने के बाद मुझे ये लगा अरे ये तो बदतमीज़ लड़का है, तो ये वापस मुझे चांटा मार सकता है, तो उस टाइम पर जो डर लग रहा है तो उसको बोलेंगे फाइट, लड़ाई वाला। ये डर लगवाएगा लेकिन ये डर का सामना करवाएगा। मुझे मेरे दिमाग में दो सिचुएशन चलेंगी, एक कि ये चांटा मार भी सकता है तो ये चल रहा है तो मुझे डर लगेगा, दूसरा उसी टाइम पर मेरे दिमाग में थॉट आएगा चांटा मारेगा फिर तो दो और खाएगा मुझसे, तो वो डर का सामना है। ठीक है। तीसरा, अगर मैंने चांटा मारा, मुझे डर लगा, अब मुझे लगा मेरे को पड़ेंगी, मेरे को दो और पड़ सकते हैं, मैं उस जगह से भाग जाऊंगी। भाग जाना, फ्लाइट, फियर, फाइट, फ्लाइट, इन तीन को कंट्रोल करते हैं इमरजेंसी हार्मोन। कैसे? जैसे मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर से बाहर निकले, आप दुकान पे जा रहे हैं सामान लेने, बीच में आपके पीछे एक गली का कुत्ता भौंका, गली का कुत्ता बहुत तेज़ भौंका और आपको डर लगा, आपके पीछे भाग रहा है, वो भौंक रहा है और आपको डर लगा। डर लगेगा तो आपके बॉडी में कौन से हार्मोन निकलेंगे? इमरजेंसी हार्मोन। अब मुझे बताओ कि जब आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चेंज आएंगे? उन्हीं को बोलते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब आपको डर लगता है या जब इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं तो क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या जैविक बदलाव आएंगे। आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ा है, आपको पता है इस पागल कुत्ते ने 5 लोगों को पहले से काट लिया है, आज तुम्हारा नंबर है, तो क्या क्या बदलाव आएंगे बताओ? आप उस कुत्ते को मारोगे, क्या करोगे बताओ? सबसे पहला मुझे ये बताओ कि आपकी हार्ट बीट तेज होंगी या नहीं होंगी? यस मैम, मेरे दिल की धड़कनें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, धक 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 धक, ऐसा लगेगा कि दिल बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट, आप बहुत तेज़ तेज़ सांसें लेने लग जाएंगे, रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा, श्वसन की दर क्या हो जाएगी? रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ तेज़ सांसें लेंगे। तीसरा, शिवरिंग होने लग जाएगी। शिवरिंग का मतलब समझते हैं? कंप कपाना, हाथ पैर कंप कपाने लग जाएंगे। यस मैम। चौथा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज़बम्स आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ जी मैम। नेक्स्ट, गला सूख जाएगा। गले में क्या होता है? लार, सलाइवा कम हो जाएगा, गला सूखा सूखा लगेगा। स्वेट, पसीना आ जाएगा, है ना, पसीना आ जाएगा। जैसे आप अगर नींद में कोई भयंकर डरावना सपना देखते हैं तो जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको पसीना पसीना आ रखा होता है। ये सारे वो बदलाव हैं जब आपके बॉडी में आपको डर लगता है तब होते हैं। क्या क्या बच्चों? हार्ट बीट तेज़ हो जाएंगी, सांस बहुत तेज़ लोगे, कंप कपाने लग जाएगा आपका बॉडी, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गला सूख जाएगा, पसीना आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? वो आप देख लेना। ठीक है। सोचो, आप समझ गए होंगे कुछ बच्चे तो इसके अलावा और क्या होता है, हैं? चलो आप देखो बच्चों, तो ये सारे के सारे बदलाव कौन से हार्मोन लाते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। तो वो कुत्ता पीछे पड़ा, ये सारे बदलाव आएंगे। अब आपके मन में कुत्ते को देख के डर लगा, अब आपके दो थॉट आएंगे, या तो मैं इस कुत्ते से बचने के लिए इससे लड़ूं, लड़ने का मतलब उसे पत्थर फेंकूं इस पे, या मैं उस कुत्ते को कोई लकड़ी वकड़ी लूँ आसपास। आप लकड़ी देखोगे कि उससे उस कुत्ते को मारो आप, या आपको दिखेगा ये तो भाई लड़ाई करने लायक भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है मेरे हाथ में, तो आप क्या करोगे? उस जगह से भाग जाओगे। फ्लाइट मतलब उड़ जाओ, यहाँ से भाग जाओ, आप अपनी जान बचा लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फियर, फाइट, फ्लाइट। इसीलिए इस ग्लैंड को नाम दिया जाता है डू और डाई, करो या मरो। या तो कर जाओ, कर जाओ का मतलब क्या है? उस कुत्ते को मार दो या खुद मर जाओ। तो इस ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि का भी नाम दिया जाता है और यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं और नोट कर लेना, ये इमरजेंसी हार्मोन रेगुलर केसेस में नहीं निकलते हैं, कभी कभी निकलते हैं। और कभी कभी का मतलब है जब आपके बॉडी में कोई ना कोई इमरजेंसी कंडीशन लगती है। कौन सी? फियर, फाइट, फ्लाइट। तो इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड, इस ग्रंथि को 3F ग्लैंड, इसको करो या मरो, करो या भागो, या इस ग्रंथि को 4S भी कहा जाता है, शुगर, सॉल्ट, सेक्सुअल कैरेक्टर वाला
और स्ट्रेस वाला, ये सारे इसी ग्रंथि के नाम हैं, ये सारे के सारे इसी ग्लैंड के नाम हैं। अब इस ग्रंथि के डिसऑर्डर लिखो। डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारियां, कि इस ग्रंथि के हार्मोन अगर कम ज़्यादा हो गए तो कौन सी बीमारी हो जाएंगी। आपको 2 बीमारी नोट करनी है मेनली। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो 2 बीमारी हो जाती हैं। एक होता है एडिसन्स डिजीज़, आप लिखेंगे, एक होता है कूसिंग सिंड्रोम, आप लिखिए, एक साइड लिखिए एडिसन्स डिजीज़। ये पीसीएस के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एडिसन्स डिजीज़, हिंदी में एडिसन रोग कहा जाता है, एडिसन रोग। और दूसरी साइड लिखेंगे कूसिंग सिंड्रोम, कूसिंग सिंड्रोम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो ये देखो, ये कम निकलने से इनमें से कौन सा होगा और हार्मोन ज़्यादा निकलने से कौन सा होगा। एडिसन्स के नीचे लिख लेना कि ये कम निकलने से होता है। ये हार्मोन कब होगा? कम निकलने से होगा। इसके नीचे लिखो हाइपो। ये हार्मोन जब हमारे बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की कमी हो जाएगी तब ये होगा। और जब ज़्यादा हो जाएंगे हाइपर तो कूसिंग सिंड्रोम हो जाएगा। लेकिन दोनों का नाम नोट कर लेना, नाम से ही ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चों एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है पहले ये सुनो। इसमें बच्चों क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो क्वांटिटी होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। देखो ये जो एडिसन्स डिजीज़ है ना, ये मेनली आप बताओगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के कम होने से होता है। अगर वो नहीं तो आप ये याद रख लो कि इस बीमारी में जब ये बीमारी होती है किसी के शरीर में तो जो शुगर है उस शुगर की मात्रा असंतुलित हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। शुगर की मात्रा, इम्बैलेंस का मतलब है कम ज़्यादा होने लग जाती है शुगर की मात्रा। दूसरी, ऐसे इंसानों का आईक्यू लेवल, अब आईक्यू लेवल तो समझते ही होंगे, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। वो लोग बहुत जल्दी से किसी चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते हैं और उनको वॉमिटिंग होती रहती है। वॉमिटिंग का मतलब है उनको उल्टी आती रहती है, कुछ भी खाते हैं अच्छे से पच नहीं पाता है और उल्टी हो जाती है और उनका वेट लॉस हो जाता है, उनके शरीर का वज़न कम हो जाता है। इसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़। ऐसे इंसान का आईक्यू लेवल में बहुत कमी होगी और उसके बाद आप याद रखेंगे आईक्यू लेवल का मतलब कि वो बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमज़ोर होगा उनका, वॉमिटिंग आती रहती है खाना खाने के बाद, वज़न कम होता जाता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये सब इनके यहाँ पर एडिसन्स डिजीज़ में होता है। अब कूसिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कूसिंग सिंड्रोम में बच्चा फैट जम जाता है, इंसान के बॉडी में फैट जमने लग जाता है, फैट जम जाता है और उसका जो फेस है ना उस पर भी फैट जम जाता है, वसा जम जाता है यहाँ और फेस पर भी फैट आ जाता है, चेहरे पे भी। और उसका जो चेहरा है वो कुछ ऐसा सा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये गालों के ऊपर फैट जम जाएगा और कुछ ऐसा सा होने लग जाता है, मून शेप में हो जाता है। मून शेप का मतलब समझते हैं आप? चंद्रमा के आकार का, ऐसा होने लग जाता है। मतलब आंखें अंदर धंस जाएंगी और ये चीज़ें ऐसे होने लग जाती हैं, तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनने लग जाती है ये चीज़ पूरी। आप ना नेट पे डायग्राम देख लेना इसका, कूसिंग सिंड्रोम का, बहुत सारे इमेजेस होंगी जहाँ पर ऐसे बच्चे का मून शेप जैसा फेस बन जाता है, मतलब फैट ज़्यादा हो जाता है इसमें और आँख जो हैं वो अंदर की साइड धंस जाएंगी, ठीक है। या कुछ लोगों में आँख भी बाहर आ जाती हैं, कुछ लोगों में आँखें भी बाहर आने का मतलब गिर नहीं जाती हैं, बाहर ऐसे निकल जाती हैं पुतली, ठीक है। मून शेप में हो जाता है, फेस के ऊपर फैट बढ़ जाता है और उसका जो फेस है वो कुछ ऐसा सा होने लग जाता है, ऐसा सा। इसी को बोलते हैं कूसिंग सिंड्रोम। ये कम निकलने से होगा, ये ज़्यादा निकलने से होगा और यही दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है इस ग्लैंड से, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन कर दो, ठीक है, यही आपको याद रखना है। ओके, तो एड्रीनल ग्लैंड को हमने
इमरजेंसी ग्लैंड बोला और इसी ग्लैंड को हमने क्या बोला बच्चों, आप क्या बताएंगे, 3F4S ग्लैंड। इसी को डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ, या तो इस बार एनटीपीसी रेलवे पार या फिर आप समझ जाओ आर या पार। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एड्रीनल ग्लैंड खत्म, एड्रीनल ग्लैंड खत्म। बस आपकी 4 ग्लैंड बची हैं जो कल ख़त्म हो जाएंगी, ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा है। अब आप मुझसे डाउट पूछ लो। बीरेंद्र आपका नाम आ गया बच्चा, अब आप कमेंट करो, मैंने कमेंट सेक्शन ऑन करवा दिया है, आपके पास 10 मिनट हैं, कोई भी डाउट पूछिए मुझसे। सिर्फ 4 ग्रंथि बची हैं, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनेड्स एंड पिनियल, बस। अब बताओ कोई डाउट है? पीडीएफ आज अपलोड करवा दूंगी, पीडीएफ इस क्लास के बाद, क्लास के 1 घंटे बाद देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बताओ। हाँ, चाइना वालों जैसा हो जाता है फेस, बिल्कुल चाइना वालों जैसा हो जाता है, आपने सही पकड़ा। हाँ जी मैम, आप इतना अच्छा पढ़ाती हो कि मैम थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज क्यों होता है? ये बच्चा हम आप पूछोगे कि पेट में ही खाना क्यों पचता है, ऐसे क्वेश्चंस मत करा करो, ये तो भगवान की देन है, होना है तो होना ही है। ठीक है, चलो चलो ठीक है, कोई भी डाउट हो अच्छे से नोट कर लो, डाउट क्लास भी ले लूँगी। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? आप जब यूरिन करेंगे, आप जब मूत्र करेंगे तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा आ जाती है, और यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ आ जाती हैं, और क्या कहते हैं, सॉरी कीटोन बॉडीज़ नहीं, डायबिटीज़ में नहीं आता है कीटोन बॉडी, क्या कहते हैं, आपको वीकनेस होने लग जाती है, और आपको ना ऐसे चक्कर से आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं। मैम मैं आर्ट्स से हूँ, आर्ट्स से हैं तो आपको साइंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैम मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती, ऐसा आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन करो, सबके पास आती हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चा कल आएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन कल आएगा, आज नहीं आएगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कल आएगा। पीयूष ग्रंथि एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड किस 4 ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं? श्याम बरन, डाउट क्लास कब होगी बच्चा? डाउट तो आने दो पहले। अच्छा, एक कह रहे मैम कोरोना हो गए, क्या करें? घबराओ नहीं, कोरोना हो गया तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको कोरोना हो गया डॉक्टर के पास मत जाओ, खुद से इलाज करो, मैं भी अपना इलाज खुद कर रही हूँ। सुनो क्या करना है, एक आती है एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवाई, वो लो, विटामिन सी की दवाई लाओ, और पैरासीटामोल, तीनों खा लो सुबह शाम। पैरासीटामोल, गूज़बम्प का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना। सुन लो मेरी बात, अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, आपको एजिथ्रोमाइसिन दवाई आती है, पैरासीटामोल आती है, और एक आता है एक आप विटामिन सी की दवाई, दोनों टाइम खाओ 4-5 दिन तक। और पॉइंट नंबर 2, आप अदरक डालिए, अदरक एक पानी लो, पानी के अंदर उसको गर्म कर लो, उसके अंदर अदरक डाल लो, काली मिर्च डाल लो, और आप नींबू डाल लो, और 1 चम्मच शहद डाल लो, उसको पी जाओ, कुछ नहीं है। हाँ, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आज इसका पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी मैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कोशिका, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कोशिका, सफ़ेद होती हैं। नोटिफिकेशन नहीं आता है, महेश 5 बजे नहीं हो पाएगी, 5 बजे मेरा दूसरा बैच चलता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की क्लास आपकी 6:30 ही है, 6:30 ही आना, नहीं हो पाएगा बच्चा, 5 बजे नहीं हो पाएगी। एडीएच अभी आएगा बच्चा, एडीएच एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन होता है, अभी आएगा मेरे प्यारे बच्चे, सुनो अभी कल पढ़ाएंगे ना, तब आपके प्रोलैक्टिन एडीएच सब आएंगे, तुम थोड़ा सा वेट करा करो, ठीक है? चलो, पैनक्रियाज कहाँ से निकलता है? कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप? पैनक्रियाज कहाँ होता है? तो पढ़ा तो चुकी हूँ, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। एडीएच की फुल फॉर्म त्रिलोक एंटी डाई यूरेटिक होती है, कल आएगा ये, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं कोई आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी, अभी तो रुक जाओ।
फिजिक्स होगा, फिजिक्स भी होगा बच्चा। चलो, थैंक यू सो मच। इसके बाद ह्यूमन डिजीज पढ़ा दूं, ठीक है, इसके बाद हम ह्यूमन डिजीज पढ़ा देंगे, जो तुम बोलोगे वही पढ़ा लेंगे। ऑटो इम्यून क्या होता है सीमा? एक होता है इम्यून सिस्टम, एक होता है अपने इम्यून सिस्टम को खत्म करना, उसको ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। केमिस्ट्री का पीडीएफ मैं नहीं दूंगी, मैंने पहले क्लास में, हर क्लास में क्लियर करती हूँ, पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ नहीं दूंगी, बाकी सब दे दूंगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल मेरे साथ पढ़नी है आपको, पीरियोडिक टेबल आपको मेरे साथ पढ़नी है। पेनक्रियाज का पीएच लेवल 8.5, 8 to 8.5 होता है। पीरियोडिक टेबल मैं नहीं, इसका मैं पीडीएफ नहीं दूंगी, मेरे साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अपने हाथ से बनोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, लिम्फोसाइट ही दो टाइप की होती हैं बच्चा, बी और टी लिम्फोसाइट। चलिए, बीरेंद्र थैंक यू बच्चा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो थैंक यू। चलिए, केमिस्ट्री की क्लास कब से होगी? कुलदीप, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? केमिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आज भी आपकी 6:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास है। क्या हो जाता है, तुम लोग स्केड्यूल नहीं देखते हो क्या? ऐप के फ्रंट पेज पे डेली आपके बैचेस का शेड्यूल अपडेट होता है शाम को 7-8 बजे, वो देख लिया करें। चलो, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।